हेलो स्टूडेंट्स, आज आप अपने चैनल बॉर्न इकोनॉमिस्ट के साथ एक नई वीडियो देख रहे हैं जिसका टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये टॉपिक क्लास 12th का है। इससे पहले आपने क्लास 11th में डिमांड को पढ़ा। आज हम उससे थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा समझने के लिए लास्ट तक देखिए। आप अपने चैनल बॉर्न इकोनॉमिस्ट के साथ जुड़े रहिए और लास्ट तक वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें, और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एग्रीगेट डिमांड। देखिए, पहले हमने पढ़ा टॉपिक डिमांड। डिमांड के बारे में हमने पढ़ा, क्लास 11th में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो किसी भी कम्युनिटी को आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस पर मार्केट से यदि खरीदने के लिए तैयार हैं और वास्तव में उसको खरीदते हैं, उसको डिमांड कहा जाता है। अब बात आती है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड यानी कि एडी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ऑल ओवर इकोनॉमी की किसी भी कमोडिटी की होल डिमांड। ये जो डिमांड है ये एक माइक्रो लेवल का कंसेप्ट है जिसमें कि हम स्मॉल लेवल पर किसी भी कमोडिटी की या किसी मार्केट की डिमांड को स्टडी करते हैं। जो एग्रीगेट डिमांड है ये आपका होल इकोनॉमी का कंसेप्ट है। इसमें हम होल इकोनॉमी में किसी भी कमोडिटी की कितनी डिमांड की जाती है, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कुल मांग को यहाँ पर स्टडी किया जाता है। इसीलिए ये टॉपिक आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि डिमांड को हम माइक्रो में क्यों पढ़ते हैं और एग्रीगेट डिमांड को हम मैक्रो में क्यों पढ़ते हैं। डिमांड स्मॉल कंसेप्ट है और एग्रीगेट डिमांड जो है ना वो एक होल कंसेप्ट है, वो एक बड़ा कंसेप्ट है, इसीलिए हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बेसिकली होती क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। यानी कि एक जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू पर, जो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड पर आप कितना खर्च करते हैं, जितना आपने खर्च किया वो सारी वैल्यू मिलकर एग्रीगेट डिमांड बनाती है। आप देखिए, डिमांड कोई भी पर्सन डिमांड करेगा तो डिमांड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिमांड डिपेंड करती है इनकम के ऊपर, ठीक है। और इनकम किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनकम डिपेंड करती है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। यदि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल ज्यादा है तो क्या होगा? आपकी इनकम ज्यादा होगी, और इनकम ज्यादा होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा होगी। यानी कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर, रोजगार के स्तर पर। जितने लोगों का एक इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का लेवल ज्यादा होगा, रोजगार ज्यादा मिलेगा, उतनी ही उस इकोनॉमी में डिमांड का लेवल भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो आपकी एग्रीगेट डिमांड और एम्प्लॉयमेंट है इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन का क्या मतलब है कि यदि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट कम होता है तो डिमांड भी, एग्रीगेट डिमांड भी कम होती है। यानी कि दोनों ही वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में यदि मूव करती हैं तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन, ठीक। अब उसके बाद हम डिमांड क्यों करते हैं? हम डिमांड बेसिकली दो चीजों के लिए करते हैं। एक तो कंजप्शन के लिए कि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करना होता है यानी किसी, दूसरा हम करते हैं अपनी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करने के लिए, इन्वेस्ट के लिए। तो इसीलिए जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो होती है दो चीजों के ऊपर डिपेंड। फर्स्ट वन इज द C, सेकंड वन इज द I। C फॉर कंजप्शन एंड I फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब हम इस चीज को, एग्रीगेट डिमांड को एक टेबल की हेल्प से स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, चाहे आपकी इनकम हो या ना हो,
आप 12th के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये टॉपिक फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है। आप जब तक स्टूडेंट है तब तक आपकी इनकम जीरो है ना। कमाते तो नहीं ना कुछ, सारा माँ बाप से लेते हो ना। हाँ भाई बोलो, लेते हैं, ठीक है ना। अब जब आप सब कुछ अपने पेरेंट्स से ले रही हैं, लेकिन ये तो नहीं ना खाना भी नहीं खाते। डिमांड्स तो आपकी माँ बाप से भी ज्यादा हैं, जो सारा टाइम काम करते हैं, है कि नहीं। सारा दिन, आज मुझे बुक चाहिए, आज मुझे पेट्रोल के लिए चाहिए, आज मुझे मोबाइल रिचार्ज करने के लिए चाहिए, आज मेरे फ्रेंड्स की पार्टी में जाना है, आज मुझे नए कपड़े चाहिए, आज मुझे नए शूज चाहिए। ये सारी जो चीजें आप कहते हो, व्हाट इज दिस, दिस इज द डिमांड। ठीक, ये आपके इंडिविजुअल लेवल पर है। यदि हम होल इकोनॉमी में सभी स्टूडेंट्स की बात करें तो सभी स्टूडेंट्स इसी तरीके से डिमांड तो करते ही हैं। ठीक, अब जब ये इनकम है करोड़्स में, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब इनकम जीरो है, स्टिल आप अपनी जरूरतों पर तो खर्च करते ही हैं, यानी कि इनकम जीरो होने पर भी डिमांड जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो डिमांड होगी ही होगी। लेकिन जैसे ही सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती चली जाती है। एक लेवल ऐसा आता है जहां पर आपकी इनकम और डिमांड का लेवल दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं और इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं। उसके बाद जब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, उसके बाद इनकम ज्यादा बढ़ती है और कंजप्शन कम बढ़ता है, यानी कि डिमांड का लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाता है, क्योंकि हम सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं। अब इसका डायग्राम देखिए, जब आपकी इनकम जीरो है तो स्टिल उस टाइम भी क्या है, डिमांड है। इनकम जीरो है, ये एक्स एक्सिस पर हमने इनकम लिया है, वाई एक्सिस पर ली है एग्रीगेट डिमांड। अब इनकम जीरो है, स्टिल डिमांड है, कितनी, एग्रीगेट डिमांड का लेवल है 200। अब इनकम हो गई 200 तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गई, कितनी हो गई, इनकम जो है वो 200 है, एग्रीगेट डिमांड हो गई आपकी 300। इनकम 400 तो एग्रीगेट डिमांड भी 400। इनकम 600, एग्रीगेट डिमांड 500। ठीक है, इनकम 800, एग्रीगेट डिमांड 600। ये 500 थोड़ा सा नीचे, 600। इनकम 1000, एग्रीगेट डिमांड 700। ओके, जब हम इस कर्व को मिलाते हैं तो ये आपका कर्व आ जाता है एग्रीगेट डिमांड का कर्व। ठीक है, अब देखिए, जो ये आपका CD कर्व है, हम इसको एक नाम दे देते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि CD ही देना है, आप कोई भी एक नाम दे दीजिए, AB, XY, XY तो नहीं दे सकते क्योंकि वो X एक्सिस और Y एक्सिस है, ठीक है, कोई भी नाम दे, PQ ऐसे। तो ये आपका एक एग्रीगेट डिमांड कर्व बन गया। अब इस कर्व से आप 3 कंक्लूजन्स निकालते हैं, बताओ। मैंने वैसे बता चुकी हूँ आपको, आपके दिमाग में भी नहीं होंगे क्योंकि सुनते नहीं ना ध्यान से। देखो क्या कंक्लूजन है, सबसे पहला कंक्लूजन है कि जब इनकम जीरो है तो एग्रीगेट डिमांड जीरो नहीं है। इनकम जीरो होने पर भी एग्रीगेट डिमांड का लेवल कुछ ना कुछ है। उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है कि एक लेवल ऐसा आता है जहां पर इनकम और डिमांड दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ये आपने फर्स्ट कंक्लूजन निकाला, ये सेकंड निकाला। उसके बाद थर्ड कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। यानी कि थर्ड कंक्लूजन हम यहाँ से निकालते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कैसे बिहेव करती है कि इनकम के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती चली जाती है। अब उसके बाद हम स्टडी करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड की एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी में वो किन किन बातों के ऊपर निर्भर करती है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है इसका हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड, दैट इज C। अब ये हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड होती क्या है, इसका मतलब है बच्चों कि आप
जो भी इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपनी कंजप्शन पर, जैसे कि रोटी, कपड़ा, एजुकेशन, अपने घर के रख रखाव, जो अपनी डेली की ट्रांजैक्शंस हैं, उन पर जो भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी खर्च करता है उसको हाउस होल्ड कंजप्शन कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं सी। ठीक, उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है ये प्रोड्यूसर्स करते हैं कि इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए आप प्लांट, मशीनरी, रॉ मटेरियल, इन सब पर कितना खर्च करते हो और उसके लिए कितनी डिमांड करते हैं, इसको कहा जाता है आई। उसके बाद है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी में जो भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कराती है, उस पर वो कितना पैसा खर्च करती है, दैट इज कॉल्ड एज जी। जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हियर सी फॉर कंजप्शन डिमांड, आई फॉर इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश के लिए की जाने वाली मांग, और जी यानी कि सरकार के द्वारा किया जाने वाला खर्च। फिर उसके बाद आता है आपका नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है कि जैसे आपकी हमारी जब भी हम फॉरेन कंट्रीज के साथ कोई भी ट्रेड करते हैं तो हमारी दो टर्म होती हैं। एक तो हम वहां पर कुछ भेजते हैं यानी कि जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स, निर्यात, ठीक है। दूसरे होते हैं एक्सपोर्ट्स को हम कहते हैं एक्स से। दूसरा होता है कि हम या फिर फॉरेन कंट्री से कुछ मंगाते हैं जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट, ठीक। अब नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है कि आपने कितनी वैल्यू के एक्सपोर्ट्स किए, कितनी वैल्यू के इंपोर्ट्स किए, उनका डिफरेंस। ये यदि आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं, इंपोर्ट्स कम है, मान लो एक्सपोर्ट किए आपने 100 करोड़ के, इंपोर्ट किए 90 करोड़ के, तो ये आपका 10 आ जाएगा। अब सपोज कीजिए इसका रिवर्स है, एक्सपोर्ट किए आपने 100 के और इंपोर्ट्स किए आपने 100 करोड़ के, तो आपका ये नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में है तो इसको नेगेटिव में लिखेंगे, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में लिखेंगे, इसको कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है, आपकी एग्रीगेट डिमांड तीन कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो सॉरी 4 कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक। उसके बाद फिर हम बात करते हैं टर्म एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई भी एग्रीगेट डिमांड के जैसे ही एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है, जिसमें कि हम होल इकोनॉमी एज अ होल, सारी की सारी इकोनॉमी को एक यूनिट मानकर सप्लाई को स्टडी करते हैं। जैसे हमारा डिमांड जो है ना कंजप्शन से रिलेटेड, ऐसे सप्लाई जो है ना हमारा कि हम एक इकोनॉमी में एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, कि सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमने प्रोड्यूस की हैं उनको की क्वांटिटी को एग्रीगेट सप्लाई कहा जाता है। एग्रीगेट सप्लाई भी दो चीजों से मिलकर बनती है, सी प्लस एस। सी फॉर कंजप्शन एंड एस फॉर सेविंग, कि आपने कितना कंज्यूम किया और अपनी इनकम में से कितना आपने सेव किया। अब देखो कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम का लेवल कहाँ पर आता है। इक्विलिब्रियम बच्चों वहां पर आता है जहां पर कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो ये वाला है जो 0 से शुरू होकर आगे तक जाता है, 0 से शुरू नहीं होता, 200 से शुरू होता है, ठीक है। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। जब आपकी इनकम 0 है तो आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, खा तो सकते हो लेकिन आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसीलिए 0 इनकम पर आपका डिमांड तो एग्जिस्ट करती है बट सप्लाई 0 होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम ये इसको कर्व को ड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। इस पॉइंट को ही इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी है और इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। यानी कि OY
पाई इनकम पर आपकी इनकम और कंजप्शन दोनों वो एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि यहाँ पर जितना आप गुड्स की डिमांड कर रहे हैं उतने की ही वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई भी कर रही है। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून्ड।